बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताने जा रहा हूं और बहुत बड़ी खबर भी। कल आपने खबर देखी इंडिया टीवी पर कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो जाहिर है उनकी मुश्किलें तो बढ़ी ही। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की और एफआईआर में इनको सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया और दोनों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुरानी आईपीसी में जो 420 और 120 भी धाराएं होती थी, वो दोनों धाराएं गैर जमानती हैं। इन दोनों से दोबारा पूछताछ भी होगी, इनको समन भी जाएगा और अगर जरूरी लगा तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये सब मतलब इसमें किया जा सकता है। होगा क्या ये हम नहीं कह सकते। इस एफआईआर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पित्रोदा के अलावा 3 कंपनियों के नाम हैं। अब सवाल यह था, कल भी हम ये कह रहे थे कि ईडी की जांच जब पहले से चल रही है और बहुत सालों से चल रही है, तो ईडी पूछताछ भी कर चुकी राहुल और सोनिया गांधी से। इसके अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कोर्ट का भर इतना करना था कि हम ये चार्जशीट को ले स्वीकार करें या न करें। उसमें अचानक दिल्ली पुलिस की एंट्री। उसमें फिर खबर यह भी आई कि एंट्री तो 3 अक्टूबर को ही हो गई थी, जानकारी कल आई है। तो अब आज नई जानकारी जो है वो ये है, ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ईडी हर केस किसी और की शिकायत पर लेती है, यहां उल्टा हुआ है। ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया। अब जरा इस मामले को आप समझ लीजिए। इसके ये करने के लिए कोई एक सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले का हवाला भी दिया गया है कि ऐसा किया जा सकता है। अब जो कर रही है, जो ये नया केस जो है वो दर्ज हुआ है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो है 2017 और 18 में यंग इंडिया कंपनी, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी है, और एजेएल एसोसिएटेड जनरल, जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, इनके बीच लगभग 88 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। यह आरोप ईडी ने लगाया और इस पर केस दर्ज किया दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने। इतना आपको समझ में आ गया। अब सवाल यह कि ये तो ईडी को अगर वो 2017-18 की जांच कर रही है तो ये बात भी उसको कई साल से मालूम है। आज हम 25 में खड़े हैं, तो 8 साल पुरानी बात है। अब क्यों इसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई? तो इसका जवाब जो आज अखबारों में छपा है, और मैं ये बात क्लियर आपको यहां कहना चाहता हूं, समीर जी खड़े हैं। कल ये हमने खबर आपको दी, ब्रेक हुआ, और ब्रेक में समीर जी को हम सर बता दूं सारी बात, बता दूं। इनको एक फोन आया, ये खबर हमने आपको बताई, ब्रेक होते ही इनको एक फोन आया और इन्होंने मुझे कहा कि सौरभ जी, खबर यह है कि इसमें दिल्ली पुलिस इसलिए बीच में डाली गई है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी, जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट हैं नेशनल हेराल्ड मामले के, जिनकी शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और ईडी को जांच गई, उनके बारे में अब सरकार को संदेह हो रहा है कि ये पलट भी सकते हैं, अपना आरोप वापस भी ले सकते हैं, और इनकी वजह से ही इस केस में सुनवाई बहुत ढीली चल रही है। यह भी आज अखबारों में कहा गया है, सोर्सेस की वजह की, मतलब जो सरकार में लोग बैठे उनके हवाले से, कि 11 साल हो गए केस चलते हुए नेशनल हेराल्ड का। हम भी पूछते हैं ना भाई, क्या केस चले जा रहा है, हुआ क्या केस में? तो लिखा है कि यह हैरानी सरकार में बैठे लोगों को भी है कि 11 साल में अभी तक अदालत में गवाहों की बयान भी दर्ज नहीं हुए। 11 साल हो गए। इसमें शक उनका सुब्रमण्यम स्वामी पर। सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के क्या रिश्ते हैं आप सब जानते हैं। वो बिल्कुल खुल के बागी हैं, बस इतना है कि बीजेपी उनको निकाल नहीं रही और ना वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हैं दोनों बिल्कुल दो नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये बात मुझे कल समीर जी ने प्रोग्राम में बताई थी और आज मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे सबसे पहले आप ही का ख्याल आया सर। तो ये मजबूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी पलट सकते हैं। बिल्कुल, और खबर ये भी आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के एक बड़े नेता के संपर्क में है, बहुत बड़े नेता से। अब उनकी क्या बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला तो 26 जून 2014 को सुब्रमण्यम स्वामी ही कोर्ट पर लेकर गए थे। इस पूरे मामले को लोगों ने एक्सपोज किया था 2014 में 26 जून 2014 को वो लेकर गए थे। इस मामले में उन्होंने दर्ज किया था मामला। और अभी पिछले कुछ समय से वो जिस तरीके से इस मामले में लापरवाही बरत रहे थे, या जिस तरीके से वो सोनिया और राहुल गांधी को इसमें से बचाने की उनकी जो कोशिशें चल रही थी, मुझे लग रहा है कि अब इस मामले में सरकार को लगा कि जब हमारे पास इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है इनके खिलाफ, तो इसी एक असहज स्थिति ना हो जाए कि मतलब कोर्ट में जवाब देना। तो मुझे लग रहा है कि फिर ईडी ने अभी ये मामला दिल्ली पुलिस के अपराध इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को कहा, उन्होंने 420, 403 और 406 और तमाम मामलों में दर्ज किया है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दिल्ली पुलिस कब पूछताछ के लिए बुलाती है। हालांकि ईडी का जो मामला है, जो राहुल रेवेन्यू कोर्ट का, उसका 16 दिसंबर को फैसला आने वाला है, वो अभी उन्होंने होल्ड पर रखा है। तो 16 दिसंबर को फैसला आएगा, तब भी मुझे लगता है कि 17 चल रहा होगा तो उस समय फैसला आ जाएगा, या हो सकता है कि 16 दिसंबर से डेट आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन जब दिल्ली
पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस में मामला दर्ज किया और जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है वो बहुत संगीन धारा है, बहुत नॉर्मल बेसिकली प्लान बी है, प्लान ए किसी वजह से मजबूत है, अगर ये ना बहुत चल पाए मजबूत है। ये जो दर्ज किया गया इसमें गैर जमानती भी है और इसमें अब दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे एफआईआर दर्ज करके आप छोड़ देंगे। ये जो है ना, ये आने वाला समय मुझे लगता है राहुल और सोनिया गांधी के लिए बहुत मुश्किल वाला होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस बुलाएगी, मामला आपको बता, ईडी के मामला चल रहा है ऑलरेडी, तो जवाब देना पड़ेगा आपको। ये जो 88 करोड़ रुपए हैं जो केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया कि 2017-18 में 88 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसमें आरोपी बनाया गया सोनिया राहुल गांधी को। इसमें कहा गया है कि इन्होंने फर्जी विज्ञापन, फर्जी किराए और फर्जी दान के नाम पर यह पैसा लिया और ये पैसा घुमाया गया। बेसिकली ये कि ये मतलब उन हेड्स में पैसा लिया जिसमें ओरिजिनली कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, ना किसी ने कोई किराया दिया, ना किसी ने कोई चंदा दिया, लेकिन वो रुपया ट्रैवल किया। ये आरोप जो है मोटा मोटा है और ये इसी को मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि अब तक कांग्रेस पूछ रही थी ना मनी लॉन्ड्रिंग कहां है, मनी लॉन्ड्रिंग कहां है, तो ये है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो कोर्ट में जाकर के बताया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता, अब तो सांसद भी हो गए शायद, अभिषेक मनु सिंघवी जी, तो उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं और वो केस मुझे लगता है उन्हीं के पास भी होगा। नहीं उसका एक बस उनका बयान सुनवा दूं मैं। कुछ हुआ ही नहीं, जहां कोई क्राइम ही नहीं है, वहां किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है, इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है। अफसर, मैं आपसे जजमेंट नहीं मांग रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई या कोर्ट में केस टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन ये दूसरे केस का जो लॉजिक दिया गया ये समझ में आ रहा है? नहीं, मेरे को तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ईडी जो है एक आदमी की गवाही पर केस चला रही है 10 साल से, 15 साल से, 2014 से 11 साल हो गए ना। सुब्रमण्यम स्वामी जो कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, समीर जी के पास खबर सही रहती है, इसमें कोई वो नहीं है, तो वो गलत बात नहीं है। और लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को तो सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इमरजेंसी के वक्त से उनको जानती है, कोई नए लोग नहीं है उनके। लेकिन सवाल सुब्रमण्यम स्वामी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ईडी ये सारा केस सुब्रमण्यम स्वामी के आधार पर चला रही थी? बिल्कुल नहीं। अब तो 11 साल में किन लोगों को गवाही करनी थी, नहीं करनी थी, ये सुब्रमण्यम स्वामी तय कर रहे थे। सबूत जो जुटाने थे वो ईडी को जुटाने थे कि नहीं जुटाने थे। मतलब इतना कमजोर केस किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ चलाना केवल ये बताता है कि आप पॉलिटिकली हरेस करना चाहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। क्योंकि यदि आपके पास केस में दम था तो सुब्रमण्यम स्वामी को क्या था? सुब्रमण्यम स्वामी को भी यदि वो गड़बड़ कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, आप इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि ये बेसिकली परेशान करने के लिए गांधी फैमिली को। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 11 साल में क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया गया? मैं तो विछंट तो हो ही जाएगा ना, 11 साल आप मत करिए, कुछ तो अपने आप ही विछंट है। 11 साल में तो उनको जेल भेज देना चाहिए यदि ऐसा मामला है, इतना बड़ा मामला, इतने बड़े नेताओं के खिलाफ, इतने 1000 करोड़ जो भी है, जो अभी शेख सिंघवी कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हम उस पर जा ही नहीं रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो कोर्ट में ईडी को ये प्रूव करना चाहिए था कि भाई ये केस ऐसा बन रहा है, भेज देते जेल जिनको भेजना है। अब मुझे नहीं इतनी जानकारी, लेकिन मेरा मानना है कि जब इतने साल से कोई चीज केस में कोर्ट में हो और चार्जशीट किस लेवल पर पहुंच गया हो, अब सुब्रमण्यम स्वामी मुकर भी जाएं कि साहब मुझे नहीं लड़ना केस, उससे क्या फर्क पड़ेगा? का केस आपने बैकआउट कर लिया, 3 साल जेल में रखकर आप क्या बात करते हो? ये एजेंसी ऐसे काम करती है, नहीं, फिर आप कहते हैं विच हंटिंग नहीं कर रहे। उसमें तो चलिए एजेंसी ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं मिला, तो ये भी इसमें भी कह देंगे, इसमें भी यही कहेंगे अंत में। ऐसा है, अभी होता तो कर देते। ईडी ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था कोर्ट में। कब? ये 2016 के शायद लास्ट का मैं बता रहा हूं। उसके बाद 16 में क्लोजर रिपोर्ट लगाया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाजाप्ता इसका विरोध किया कि ये सरकार इस परिवार को बचाने के लिए काम कर रही है। फिर वो कोर्ट में गए हैं और फिर दोबारा इसकी जांच का आदेश उसी कोर्ट ने दिया है। इसका ध्यान रखिए, इसे क्लोजर रिपोर्ट इसमें लगाने के बाद ये आया है। पहली नजर में अगर आप देखते हैं तो ये कोर्ट प्रूव करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक भ्रष्टाचार का क्लियर मामला दिखता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को जैसे ही यंग इंडिया ने अपने कब्जे में लिया है, जिसकी शेयर 78-76% दोनों पिता। वो इशू ही नहीं है ना। ईडी के केस के साथ साथ दिल्ली पुलिस का केस क्यों, इतना समझना है।
नहीं, दिल्ली पुलिस का करप्शन का है कि नहीं है, उस पर तो अलग इशू है ना। नहीं, दिल्ली पुलिस अलग से देखिए, क्यों आई है? क्रिमिनल केस जो है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और बाकी के केस चलाने का अधिकार जो है पुलिस के पास होती है। तो ये बात 11 साल में पता चली। तो ये तो धीरे धीरे चल रहा है। मामला कब हुआ है, किसने मना कहां किया से है? आया है, अभी तक सुनिए। इसमें जितनी संपत्ति अटैच हुई है उसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी गई। कोर्ट ने संपत्ति को फ्री नहीं किया। यहां तक कि जब उसके तोड़ने का आदेश हुआ तब भी ये लोग कुछ हुआ कि नहीं, इसको अभी तोड़िए मत, लेकिन इनका कब्जा नहीं होगा इस पर। तो इसलिए अगर इतना सिंपल मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। ऐसा नहीं है इसमें जमानत मिली केवल इनको मिली हुई है। तो ये अब सुब्रमण्यम स्वामी कल क्या करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी को हम लोग जानते हैं भाई, उनका एक सुब्रमण्यम स्वामी इसमें कहाँ इशू है? लेकिन उन्होंने ही शिकायत पहले किया था, उन्हीं की शिकायत पर ये जांच नहीं, शुरू केस हुई तो थी। सुब्रमण्यम स्वामी फिर ने दोबारा उठाया, जब बात क्लोजर- लेकिन जांच तो क्लोज ईडी किया जब गया कर रही है तो उन्हीं की शिकायत पर दोबारा ईडी शुरू किसी हुई। मामले पर काम चले, करेगी। अच्छा ठीक है, वो आपका कहना ये है लीगल प्रोसीजर में जितना टाइम लग रहा है वही हो रहा है, और ये केस मतलब अच्छी दिल्ली पुलिस को रफ्तार है। गया है तो ये नहीं, भी लीगल प्रोसेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पक्ष में जितने वकील खड़े होते हैं, तो इससे क्या फर्क एक-एक पड़ता है, चीज को सर दोनों लीगल के बयान करते हो हैं। चुके हैं ना, एक-एक बयान सबके बयान हो गए। लेकिन इस केस में वकीलों की एक अच्छा रणनीति चले, होती है एक कि सेकंड, legal क्योंकि विजय जी करो ने साफ इसको। साफ कह दिया 11 साल लग गए, इसका मतलब ही विचरण दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए, मामला तो बहुत सीधा साधा करप्शन का है, और ये जिसे हम कहते हैं ना, यदि संगीत रागी वहाँ होते तो अब तक जेल की चक्कियाँ पीस रहे होते, यदि विजय त्रिवेदी होते तो वो भी पीस रहे होते, और हम में से सब वहाँ पीस रहे होते। बिल्कुल। चूंकि वो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, इसलिए एक सीधा साधा केस। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो, हम भी एक कंपनी खड़ा कर दें और उसको 50 लाख में खरीद करके और 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने हाथ में कर लें, जिसमें 76% मैं और मेरा बेटा दोनों मिल करके उसका ओनरशिप हो जाए, और बाकी मेरे 3-4 टुकार जो हैं वो बाकी मिला करके वो 99% के आसपास स्टेक होल्डर हो जाए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? जी, ये साफ दिखता है। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि इस देश की न्यायपालिका कैसे सोचती है, कैसे काम करती है। बड़े लोगों के लिए न्यायपालिका काम करती है, बड़े वकीलों के लिए काम करती है, छोटे लोगों के लिए नहीं काम करती है। 11 साल ये मामला चला। आपको 11 साल में मैं विजय जी से इस बात से सहमत क्या हूं। वकील साहब? नहीं, सरकार के वकीलों से बड़े वकील होते बड़े होते हैं सर, बड़े बात होते करते हैं हैं, आप? बड़े नहीं होते सर, बड़े नहीं होते तो ऐसा नहीं आप होता कि न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं। सर मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पर सारे आरोप लगा रहा हूं। मैं किसी न्यायपालिका कोई दूध की धुली हुई नहीं होती न्यायपालिका है। ने भी कई एक बार मिनट, ऐसी टिप्पणी की है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, विजय जी आपके लिए कई बार ये कह रहा हूं। टिप्पणी की है। बहुत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफैलिएबल नहीं है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि न्याय की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ देश में, और ये भी कोई मामला में राजन नहीं, सर हम लोग मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। बात सुने तो बात यह है, अब ये न्यायपालिका की वजह से देरी हो रही है, तो एक दिल्ली पुलिस का केस भी जाएगा तो न्यायपालिका में ही। 16 तारीख को भी जो है ना सौरभ जी 16 तारीख को भी जो जिसको कह रहे हैं ये डिसीजन होने वाला है, वो डिसीजन क्या होने वाला है? हम इस मामले का कॉग्निजेंस लें या न लें, चार्जशीट का हाँ, चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेना बस है। चलिए अच्छा ठीक है, उस पर ही डिसीजन चले। होना है। अब ये क्यों किया गया दिल्ली पुलिस को केस सुब्रमण्यम स्वामी पर बहुत भरोसा नहीं strong ED है, है सरकार जो में ऐसा बैठे केस लोगों को बनाती ये है। वजह है, केस ढीला चल रहा था ये वजह है, इस पर आगे और परतें जो हैं धीरे धीरे खुलेंगी। आगे कुछ और खबरें हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर इंडिया ब्लॉक ने आज एक मीटिंग की, इंडिया गठबंधन ने, लेकिन टीएमसी इस बैठक में नहीं गई, उसने साफ मना कर दिया। उसका कोई सांसद, कोई नेता नहीं था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता वहां थे, लेकिन टीएमसी का कोई नहीं। बंगाल चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में फूट अब साफ नजर आ रही है। इसको लेकर बीजेपी भी अब खुलकर कह रही है। इंडिया गठबंधन के लिए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस गठबंधन की कोई नाव है ना कोई मांझी है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी पहले अलग कर चुकी है अपने आप को इसमें। अखिलेश यादव के लिए उनके नेता कहते हैं हमको अखिलेश जी को नेता बना दो, राहुल जी से नहीं हो पा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग हैं, हम अपना विषय अपने आप उठाएंगे। एक साथ एक जगह जाकर के खड़े होने की हमें कोई जरूरत जो है वो दिखाई नहीं देती है। क्या सर? यूबीटी भी अलग हो गई, वो भी कहाँ बैठक में गई? यूबीटी भी नहीं गई है इस यूबीटी भी बैठक नहीं में। है। तो मतलब इंडिया गठबंधन जैसा अच्छा, तो कुछ इसमें दिखाई नहीं रहा। बंगाल में चुनाव क्या साथ साथ लड़ी थी क्या तृणमूल कांग्रेस? खैर हमने चुनाव तो नहीं लड़ी थी साथ में। क्योंकि ये कॉल ऑपोजिशन की इंडिया ब्लॉक के नाम पर दी गई थी कि भाई इस इंडिया गठबंधन के नेता मिलेंगे,
उसमें टीएमसी ने मना कर दिया, तो इसलिए अब ये तो कहा ही जाएगा ना फिर काहे कि आपका काहे का ब्लॉक कैसा क्या रह गया। दो इंटरेस्टिंग खबरें मेरे पास है। पहले आपको मैं कर्नाटक वाली खबर बता देता हूं। कर्नाटक में जो ड्रामा चल रहा है उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक रिएक्शन आया, उसको लगा दें जरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस से बीजेपी में आए कुछ साल पहले 2018 में, 2019 में सर 19 में आया और सरकार लेके आ गए बीजेपी के पास। तो कल क्या हुआ, मैं इसमें पीछे का अपडेट आपको दे दूं। ब्रेकफास्ट मीटिंग हो गई थी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी के बीच में, और दोनों ने बाहर निकल के अच्छी अच्छी बातें कह दी थी कि हम तो बिल्कुल, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर डीके शिव कुमार ने अलग से ये भी कहा कि दिल्ली हमारा मंदिर है और मंदिर में जब ईश्वर बुलाएगा हम चले जाएंगे। फिर उन्होंने लेटेस्ट ये भी बयान दिया कि मैंने आज तक कभी अपने और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद है ऐसी कोई बात नहीं कही, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अपने कभी किसी एमएलए को लेकर कभी दिल्ली नहीं गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आपके एमएलए तो वहां गए आपकी पैरवी करने गांधी परिवार के पास। उन्होंने कहा मैं कभी किसी को लेकर नहीं गया, ना मैंने कभी किसी को भेजा, तो मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में कोई प्रॉब्लम है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश भर में परचम लहरा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है कि जहां सत्ता है भी, बची भी हुई है, वहां भी ये झगड़ा शुरू कर देते हैं। जनता से पूरी तरीके से कट चुके हैं, बार बार इनको सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कभी सबक याद नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम जनता ने लहराया है। दूसरी तरफ एक ऐसा दल है जो जहां सत्ता भी बची हो वहां कुर्सी की लड़ाई में लग गई है। जनता तो इनके दृश्य से संपूर्ण रूप से गायब हो चुकी है। अब वो स्थिति अगर उस दल की हो जाए तो फिर आगे उस दल का भविष्य क्या होगा, ये जनता ही निर्णय लेती है और बार बार जनता उनको सबक सिखाती है। अब इनका बोलना थोड़ा ज़्यादा चुभेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या थे राहुल गांधी के, ये तो अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता अब इनकी बात होती है कि नहीं होती, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि राजनीति में अगर राहुल गांधी के कोई दोस्त हैं, दोस्त, तो ज्योतिरादित्य उनमें से थे, जो फर्स्ट नेम से बुलाते हैं राहुल गांधी को, राहुल बोलते हैं, और कोई राहुल जी वगैरह नहीं, बचपन के दोस्त हैं। अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था इनके लिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, ये पूरी एक्सेस घर के अंदर। उनकी क्लोजनेस, वो जो विंक वाला जो इंसिडेंट है ना, उससे समझ में आता है। जो आंख मारी थी राहुल गांधी ने, इनको देख के मारी थी। हाँ, तो पार्लियामेंट में, तो उससे समझ में आता कि कितना क्लोज रहे तो ये तो दोस्त थे, यार थे, यार। हाँ, तो अब वो यार कह रहा है कि यहाँ तो हम जीते जा रहे हैं और तुम जहां एक आध जगह जीते हुए भी हो वहां भी तुम संभाल नहीं पा रहे हो। अच्छा, इनका भी तो ऐसा ही कुछ झगड़ा था ना, मध्य प्रदेश में अलग क्यों हुए थे, वही झगड़ा कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दोस्ती राहुल गांधी के साथ रही है बहुत अच्छे, वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की दोस्ती राजीव गांधी के साथ भी रही थी। और माधवराव सिंधिया, जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई उसके बाद सोनिया गांधी की भी बहुत विश्वस्त टीम में माधवराव सिंधिया शामिल रहे। और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी माधवराव सिंधिया ने, जब अर्जुन सिंह लोगों ने कांग्रेस छोड़ी नरसिम्हा राव के समय, और जब सोनिया गांधी ने वापस कांग्रेस को अपने हाथ में लिया, तो माधवराव सिंधिया वापस कांग्रेस पर लौट कर आए थे। तो इस परिवार का, गांधी परिवार से बहुत क्लोजनेस हमेशा से रही है। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बता रहे हैं वो कांग्रेस की पीड़ा और कांग्रेस का बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व है, कि वह जो 3 राज्य बचे और इतना बड़ा राज्य जो बचा हुआ है उसको भी आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये तो ठीक है कि नाश्ते पे अभी फिलहाल कुछ दिनों के उनके बीच में ये हो गया है कि ठीक है अभी सेशन हो जाने दो, अभी सेशन शुरू हो रहा है 2 तारीख को कर्नाटका का, उसके बाद अभी बजट है, तो 1 महीने का मोहलत मिल गई है केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन तय तो आपको करना पड़ेगा। ये नाश्ते की जो बैठक हुई है ये अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, आपने कुछ देर के लिए समस्या को दूर कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ कर्नाटका नहीं, अब हिमाचल प्रदेश की भी समस्या सामने आने वाली है। प्रतिभा सिंह, उनका बेटा विक्रमादित्य। चलिए, बात निकली है तो थोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो बारे में तो बता दीजिए, इनका झगड़ा था किससे, कमलनाथ से, दिग्विजय से, किससे झगड़ा था? देखिए, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का झगड़ा बेसिकली राहुल गांधी शिकायत रही थी कि कमलनाथ को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब जो प्रदेश की राजनीति बहुत सक्रिय नहीं रहे उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से साइड ट्रैक करने की कोशिश की आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया तब नाराज हुए जब राज्यसभा भेजने की बारी आई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकंड प्रेफरेंस पे कहा कि राज्यसभा आप जाइए,
पहले प्रेफरेंस पे इन्होंने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा दे दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा कि आप नहीं, चुनाव लेकिन लड़के- उससे पहले तो वो कमलनाथ तो मुख्यमंत्री बन गए थे, उस वक्त भी इन्होंने जोर लगाया था कि नहीं ये निश्चित ना रूप बने। से ये थे ना, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, विधायक भी इनके साथ थे, लेकिन चूंकि जो दिल्ली की जो लॉबी थी वो पूरे जो सीनियर लीडर्स थे वो कमलनाथ के साथ थे। वो कोई नहीं चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। वो जानते थे कि अगर ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बन गए जी। तो न कमलनाथ न दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के बेटे के लिए दिग्विजय के बेटे के लिए भविष्य की राजनीति बहुत मुश्किल होगी। इनको अपने बेटे को ठीक है सर। स्टेब्लिश करना था, तो इन तो आज- सबों ने मिलकर दिल्ली में हालांकि ये किया। बोलते नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ तो बहुत कम बोलते हैं, नाम लेके तो कभी नहीं बोले, लेकिन आज मौका आया, आज तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा उद्गार अपने प्रकट कर दिए। अब एक और मजेदार खबर, लालू यादव राबड़ी देवी जी को वो जिस घर में वो 1.5 दशक से करीब रह रहे थे, 10 सर्कुलर रोड जो मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने है पटना में, वो खाली करने का आदेश दिया गया। और ये भी आपको हमने बताया था कि ये हुआ उनके पुत्र की वजह से ही, क्योंकि पुत्र से जब उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कराया जा रहा था कुछ साल पहले, तो वो हाईकोर्ट चले गए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ना भाई ना, ये सिस्टम नहीं चलेगा, उप मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को बंगले नहीं मिलेंगे, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम को। तो उनके माता पिता के भी बंगले पे बात आ गई थी। अभी तक नेता प्रतिपक्ष थे वहाँ विधान परिषद में राबड़ी जी, इस नाते उसमें वो थी। अब नई सरकार आती, इन्होंने कहा बंगला खाली करो। दूसरा बंगला उनको 39 सर्कुलर रोड हार्डिंग रोड वो अलॉट कर दिया गया। वो बंगला इस बंगले से 10 सर्कुलर रोड से बड़ा भी है। लेकिन अब खबर ये है कि लालू यादव ने कहा कि ना, अब हम उस बंगले में नहीं जाएंगे, हम किसी सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे, अब हम अपने बंगले में जाएंगे। तो ये है लालू जी का बंगला जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। लालू यादव अपने घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह पर 2 मंजिला एक मकान है, फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में बन रहा है। अभी 2 बंगला है, बड़ी हवेली नुमा ये बंगला है। और इसको जो है ये कहा जा रहा है कि ये इसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ वो विदेशी आर्किटेक्चर जैसा है। ये कॉलोनियल शैली में जो है ये बंगला बन रहा है। इसमें 9 कमरे हैं, ये भी लिखा है खबर में तो कि भाई 9 उनके बच्चे हैं, तो हर एक के हिसाब से एक कमरा अलग से, एक अलग अलग जो है सबको एक बंगला मिले, ऐसा बंगला जो है इसके अंदर रखा गया। और लालू यादव खुद इसके पूरे निर्माण पर नज़र रखे हुए हैं और वो अब सरकारी बंगले में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई अब कोई ऐसा अपना एक जगह हो जो आपकी भविष्य, आने वाले भविष्य में एक पहचान बन जाए। जैसे ये 10 सर्कुलर रोड काफी वक्त तक बनी रही, आरजेडी की सारी राजनीति यहीं से चलती थी, तो ये अब एक ऐसी जगह बनाए जहां पर इसमें कोई बाधा ना आए। सरकार आती है जाती है, हाजी चुनाव जीतते हो हारते हो। दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में है ना 2 बंगले इनके पास। दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में, चित्तरंजन पार्क में एक 2 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी तो है शायद कि। बंगले हैं सर, वहां रहते हैं आराम से चित्तरंजन पार्क में। ये बंगला जो है पटना के भी एड्रेस आए थे जो लाइन फॉर जॉब वाले में कि वहाँ कहाँ से मकान लिया, तो इसलिए मकान की कमी नहीं है। और दानापुर विशेष कारण से जा रहे होंगे। दानापुर जानते हैं कि यादवों का एक बहुत बड़ा गढ़ है वहाँ, उस बीच में दूर की रिश्तेदारी भी होती है। रामकृपाल यादव उधर से ही चुनाव जीत करके इस बार आए हैं, तो दानापुर जाएंगे तो वहाँ मतलब बड़े बड़े खटाल हैं भैंस के, गाय के, यादवों की, तो कुछ विशेष कारण से वहाँ जा रहे होंगे। ये 5 किलोमीटर दूर बताई गई जगह अभी जहां वो रहते हैं उससे। सर अपराध की आय से बनना रीतलाल यादव बनवा रहा है इसको। मास्टर बेडरूम के अलावा 9 बेडरूम हैं और इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल बनाया गया है। कर्मचारियों के लिए अलग आवास होंगे, वर्कर्स क्वार्टर, राजनीतिक बैठकों के लिए हॉल, मल्टी पार्कर व्हीकल पार्किंग स्पेस, ये सारी है। और यूरोपियन शैली में जो है ये मकान जो है बनाया जा रहा है सामने। नहीं ठीक है, अपराध की आय से बन रहा है सर। रीतलाल नहीं, यादव अखिलेश जी भी अपने घर में रहते हैं लखनऊ में ना, सरकारी बंगले में नहीं रहते ना वो, उनका भी अपना घर है। तो लालू जी ने भी अपना घर बनाया है। नहीं, वो बंगला नहीं लेंगे, बंगला का उपयोग करेंगे नहीं करेंगे वो तो अभी नहीं है, लेकिन लालू जी की इच्छा रही होगी कि अब कहीं इसको भी बदलना पड़े। तो एक और वैसे भी देखिए, एक उम्र के बाद व्यक्ति चाहता ही है कि एक स्थिर जगह पर चले जाएं। पहले वो मानसिकता होती है वो जिस बीमारी से गुजर रहे हैं जी, और जितनी उनको सेवा की जरूरत है, हालांकि वो जमानत पर है, कोर्ट कब बुला लेगा वो नहीं मालूम कि उनका समय जेल में सर हम तो कहते हैं हर नेता अपने ही घर में रहे ना, घर में कटे। क्यों ये हर के पास इतना हो तब ना सर। हम लोगों ने ऐसे नेताओं को सर एक छोटी टिप्पणी, एक बहुत छोटी टिप्पणी साहब, बंगला बने नहीं आ रहा लालू जी का। ये बंगला सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नमूना है। काश ऐसा बंगला बिहार के हर को नसीब होता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जितनी मेरे जानकारी है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं था। उनके बेटे दोनों जो हैं उनका भी कोई बड़ा व्यवसाय नहीं था। व्यवसाय न होने के बावजूद कोई इतना बड़ा बंगला बन जाए तो आप समझ सकते हैं उसके आय का स्रोत कहाँ से रहा होगा। चलें सर, भगवान करे सबको ऐसा ही सामाजिक न्याय का उदाहरण सबके लिए प्रस्तुत। क्यों उनके पार्टी के भक्त लोग नहीं बनवा दे सकते हैं?